हेलो फ्रेंड्स। आज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के वन लाइनर नोट्स अपकमिंग जुडिशियल एग्जाम के लिए कैसे आप लोग तैयार करेंगे। और खासकर मेरा देखिए मेन पर्पस क्या है यूपी जुडिशरी के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि 10 दिन बाद आ रही है, 15 दिन बाद आ रही है, अगले महीने अगस्त में आ रही नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि 2026 में आपको यूपी जुडिशरी की वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाएंगी। और हम भी जानते हैं कि सिलेक्शन एट द टाइम प्रिपरेशन करने से कभी नहीं होता, सिलेबस बहुत वाइड है, पहले से आप लोग लगेंगे तभी सिलेबस कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आप अपने नोट्स कैसे तैयार करें ताकि जब तक नोटिफिकेशन आए, क्योंकि जोरों का झटका ना बड़े धीरे से लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप अपना वन लाइनर नोट्स तैयार करके रख लें ताकि फाइनल टाइम पर बेरक ना उठाना पड़े, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें ना उठानी पड़े, ओनली रिवीजन रिवीजन। ठीक है, ऐसा हो कि आप ना लास्ट टाइम पे 1 घंटे में पूरा बेसिस जो है आप रिवाइज कर डाले, ऐसी स्पीड होनी चाहिए। कब बढ़ेगी? जब आप अभी से पढ़ेंगे और पढ़ पढ़ के इस तरह के नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बात करूँ, एक डेमो के तरीके से है चैप्टर 5 की, ये मैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। और चैप्टर 5 जो कि एस्ट्रो पर्सन की बात करता है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, जिसमें आपके जो हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं, क्योंकि चैप्टर 5 का ये नोट्स है वन लाइनर। और इसमें हमको क्या देखने के लिए मिलता है, चैप्टर 5 में हमारा शुरू होता है 35, ठीक है, सेक्शन 35 से शुरू होगा और ये हमारा चलता है 62 तक, यहाँ तक देखने के लिए चलता है। अब मैं इसमें बात करूं कि भाई इसमें हम आपके क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं, तो इसमें आप लोगों के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी भाई 39 अध्याय आप 39 चैप्टर्स में से कि भाई 5-6 सी में से रख लेगा, लेकिन हाँ 1-2 क्वेश्चन आपके प्री में और 2-3 क्वेश्चन आपके मेंस में इस चैप्टर से बन गए। अब बनने के लिए तो बहुत सारा है, बनने के लिए बहुत सारा ऐसे कि तैयार तो आपको सारा करना है, तो 35 से 62 तक पूरा का पूरा। अब ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही तो 1-2 पूछेगा, आप हर बार कौन सी परीक्षा में कहां से पूछ ले वो बात अलग है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ आते हैं 35 में, आप लोग जानते हैं इससे हर तरीके से प्रश्न बनता है। 35 जो बात करता है कि पुलिस का बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। 41 सीआरपीसी में हम लोग इसको पढ़ते थे। सीआरपीसी किस में इसको पढ़ा जाता था आप लोगों का? 41 में इसको पढ़ा जाता था। ठीक है, अब अगर हम बीएनएस के अकॉर्डिंग देखें तो इसको ना 7 सबसेक्शंस में डिवाइड कर देगा। कितने सबसेक्शंस में? 7। जिसमें जो सबसेक्शन आपका 1 है उसमें लगभग 10 ऐसी कंडीशन दी हुई है, जिसमें कि 10 ऐसी कंडीशन दी हुई है जिसमें कि पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और बाकी जो सबसेक्शन 2 से प्रोसेस शुरू होता है वो एक अलग चीज के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, ये सेक्शन 35 दोनों पर्पज से महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों तरीके से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ वो कंडीशंस हैं कि कब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसमें टाइटल भी जरूरी है और इसके अंदर की जो कंडीशंस है वो भी आपको पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। प्री प्लस मेंस दोनों के पर्पज से आपको तैयार होनी चाहिए। जैसे कब अरेस्ट कर सकते हैं? जब पुलिस की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध किया जाता है, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उचित परिवाद किया गया है, विश्वसनीय सूचना मिली है, उचित संदेह विद्यमान है, या फिर कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी सूचना मिली जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया मृत्युदंड आजीवन कारावास हो। ऊपर वाला जो बताया गया तो उसमें कितनी है? 7 साल तक की है, नीचे वाले में 7 साल से ज्यादा की है। या फिर कोई व्यक्ति जो है अपराधी घोषित किया गया हो, या फिर किसी के कब्जे से कोई ऐसी चीज मिली है तो चोरी की है, या कोई किसी जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं उनको बाधा पहुंचा उनका काम करने में। ठीक, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर टू द पॉइंट्स याद रखनी है। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पर 35 का जो सबसेक्शन 7 है, याद रखिएगा वो, क्योंकि जो हमने इसमें 7 सबसेक्शन आपको बताए, तो ऊपर के जो सबसेक्शन 2 से शुरू हो रहे हैं वो तो पहले नॉर्मली सेक्शंस में इंक्लूड थे, लेकिन सबसेक्शन जो 2 है, 7 है सॉरी, यहाँ पर BNSS सेक्शन 35 का, उसमें अलग चीजें शामिल हुई हैं। कैसे? और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें दो दो कंडीशन के पर्सन दिए। कैसे? एक तो इसमें आपको एज याद रखनी है, 60 साल से अधिक का व्यक्ति। क्वेश्चन तो सीधा यहीं से बन रहा है, क्योंकि शिथिलांग तो नॉर्मल बात हो गई। ठीक है, मतलब नॉर्मल बात मतलब कि ऐसा पर्सन जो शिथिलांग है। यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा बनने की एक सेपरेट अलग क्वेश्चन, बिल्कुल सबसेक्शन के अंदर से भी, कि एज कितनी दी हुई है 35 सबसेक्शन 7 में, तो 60 साल से अधिक का अगर व्यक्ति होगा। अब यहाँ पर दो प्रकृति के लोग हैं, शिथिलांग के 60 साल से अधिक आयु का व्यक्ति, और ऐसे मामले में जिसमें कारावास कितना है? 3 साल से कम है। अब उनको कैसे अरेस्ट करोगे भाई? तो ये कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार तभी किया जाएगा जब आपका डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी यानी कि पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से जो ऊपर का पुलिस अधिकारी होगा उसकी पूर्व अनुमति ले ली जाएगी। अब क्योंकि पूरा का पूरा तो नहीं पूछा जाएगा प्री में भी,
प्री में क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें आपके एक तो कितने साल तक का व्यक्ति, कौन कौन व्यक्ति है, शिथिलांग है और 60 साल से अधिक आयु का व्यक्ति। एज को आपको कई तरीके से दे देंगे, तो 60 साल से अधिक का व्यक्ति। कारावास सजा कितनी है, 3 वर्ष से कम की है। किसको पावर है, जो पुलिस उपाधीक्षक की पंक्ति से ऊपर का पुलिस अधिकारी होगा उसकी परमिशन से। तो इस तरीके से यहाँ से आपके 3 प्रश्न ये बनते हैं। अब आते हैं नीचे। नीचे की पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करते समय, ये सेक्शन 36 है क्योंकि 36 के भी 3 क्लॉजेस में वो बटा हुआ है 36 भी। तो एक क्लॉज ये कह रहा है कि पुलिस अधिकारी, क्योंकि सबसे पहले आपको बता दूं कि 36 क्या कह रहा है। सेक्शन 36 टाइटल से भी सिंपल बन सकता है, वो ये कह रहा है कि जो पुलिस जो गिरफ्तारी है ना, भाई हमने 35 में पढ़ लिया गिरफ्तारी कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब 36 ये बता रहा है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी और जो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी है ना उसके क्या क्या कर्तव्य होंगे। तो सबसे पहले तो उसका कर्तव्य क्या है कि वो अपने जो उसका नाम है उसकी बिल्कुल सही, स्पष्ट और दृश्यमान पहचान धारण कर, जो आप बैज यहाँ पर देखते हो लगा हुआ सामने, इसमें उसका नेम वगैरह रहता है, तो वो क्या होनी चाहिए भाई, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये ए पॉइंट कह रहे हैं। अब तो ये तो होगा कि भाई ताकि ये पता चल सके कि भाई कौन से रैंक का अधिकारी है, नाम क्या है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसी 36 में क्या कह रहा है बी, कि जब वो गिरफ्तार करेगा, ठीक है, जब वो गिरफ्तार करेगा तो वो एक मेमोरेंडम तैयार करेगा। गिरफ्तार कैसे, नहीं आया पकड़ा और लेके चला गया, नहीं भाई, वो एक मेमोरेंडम तैयार करेगा जिसमें कम से कम एक साक्ष्य, ये प्रश्न यूपी एपीयू में पूछा गया था प्री परीक्षा में, कितने लोगों का अटेस्टेशन अनुप्रमाणन जरूरी है, 1 2 कितने, तो यहाँ पर कम से कम एक की बात कर रहे हैं कि जो मेमोरेंडम वो तैयार करना उसमें कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित होगा। वो साक्षी कौन होंगे भाई, या तो परिवार का कोई मेंबर हो सकता है। अब कभी कभी ऐसे होते कि किसी व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला, तो उसके एरिया का जो मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, फेमस पर्सन होगा, उसको क्या किया जाएगा, उसके द्वारा यहाँ पर जो है अनुप्रमाणित किया जाएगा। दोनों बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं नीचे। अब क्योंकि जो मेमोरेंडम था, अब जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसके उस पर हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे, ये पॉइंट्स भी आपका इंपॉर्टेंट। और एक बात याद रखना है, सेक्शन 36 जो है ना, प्री मेंस के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है और प्री के पर्पज से भी इसका हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हस्ताक्षर हो गए। अब यहाँ पर इसका जो सी पॉइंट है वो ये कह रहा है कि मानो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, फर्स्ट ने क्या कहा कि उसका अटेस्टेशन अनुप्रमाणन जरूरी होता है, लेकिन अगर मानो वो अनुप्रमाणित नहीं हुआ तो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है ना, अब वो व्यक्ति जिस व्यक्ति का नाम नॉमिनेट करेगा उसको सूचना दी जाएगी, ठीक है, उसको क्या दी जाएगी, सूचना दी जाएगी। और इसके संबंध हम कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं, 48 में भी हमें ये चीजें देखने के लिए मिलती है, ठीक है, कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसी गिरफ्तारी के बारे में उसके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको जानकारी देने का ऑब्लिगेशन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा, सेक्शन 48। अब उसके बाद आता है हमारा सेक्शन कौन सा, 37, जो बात करता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की। इसमें थी तो चीजें पहले भी, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ पर अब क्या होगा कि आपके ना पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। सेक्शन 37 क्या कह रहा है कि राज्य सरकार क्या करेगी, पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित करेगी। कहाँ करेगी, ये देखिए अब क्लियर दिख रहा है ना कि राज्य सरकार कौन करेगी। सबसे पहले तो सेक्शन 37 का टाइटल याद रखना है कि पदाभिहित पुलिस अधिकारी, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, ठीक है, इसके बारे में प्रावधान करती है। हर स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष कौन स्थापित करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। और ये स्तर कौन से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। ये किस लिए किया गया, देखिए ये स्थापना इसलिए की गई है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पुलिस अधिकारी, पता है पुलिस वाले कभी कभी क्या करते हैं, तो ये BNSS में जितनी पुलिस अधिकारियों को पावर दी हुई है ना पुलिस ऑफिसर्स को, उतना ही उनको बांध दिया है। समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर सेक्शन 37 का मेन पर्पस पता है क्या है, इसका मेन टारगेट ये कि पुलिस ना अब किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं कि उसने अरेस्ट किया उसका बायोडाटा कहीं तक नहीं पहुंचा बस उसको गबन कर दिया, ऐसे होता था ना, ठीक है, कि किसी ने किसी व्यक्ति को पकड़ा और उसकी जानकारी नहीं क्या हुआ कैसे क्या कहाँ गया। तो अब यहाँ पर जो सेक्शन 37 बनाए इसलिए बनाए कि हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर आपके पुलिस कंट्रोल रूम होंगे और वहां पर क्या होगा, एक जो आपका सहायक पुलिस उप निरीक्षक है ना उसकी पंक्ति से ऊपर का जो पुलिस ऑफिसर होगा उसको इसमें अपॉइंट करेंगे इस पद पर। और यहाँ पर जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया ना उन सबकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, याद रखिएगा। अब आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर गए उसको छिपा गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन नेक्स्ट पर कि भाई अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है ना तो अब उसे क्या किया जाएगा,
जब उससे पूछताछ की जाएगी, इंटेरोगेशन किया जाएगा, तो उस दौरान वो अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है। सेक्शन 38 कह रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 भी इस बात को कहता है। ठीक है, ये सिंपल है, आप लोग जानते हैं, सीधा टाइटल से प्रश्न बनता है, इतना ही। सेक्शन 39 भी आपका सिंपल टाइटल से काफी है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी बिना वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है। 39 कह रहा है कब की जाएगी भाई? भाई तुम जा रहे हो पुलिस को, तुम संदिग्ध नजर आ रहे हो, लेकिन उसने तुम्हारा नाम पता वगैरह पूछा, आपने बताने से मना कर दिया, फिर आपने गलत बताया, तो ऐसी कंडीशन में उसका शक आप पर जा रहा है, तो वो आपको वहां पर अरेस्ट कर सकता है। उसके बाद 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा रिपीटेड आपका क्वेश्चन है। अब अगर इस एरिया में मैं ये बात करूं कि देखो महत्वपूर्ण तो ये सारे हैं, आप लोग जानते हो, लेकिन अब अगर मैं ये कहूं कि भाई इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं, तो वो यहाँ पर होंगे आपके 35, जो बहुत ज्यादा अब तक रिपीटेड है, और आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, कि प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। कब कर सकता है ये बताते हैं आगे, देखिए। सबसे पहले सेक्शन याद रखिएगा 40, सेक्शन बिल्कुल याद रखिएगा 40 कहता है BNSS का। अब लेकिन कंडीशन ऐसे थोड़ी पकड़ लेगा, कैसे पकड़ेगा? 3 कंडीशन याद रखिएगा, 3 कंडीशन है यहाँ पर। पहली, कोई व्यक्ति निकला हुआ जा रहा है और उसकी उपस्थिति में कोई व्यक्ति जमानती अपराध कर रहा है, किसी का मतलब किसी पर एसिड अटैक कर रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट कर रहा है, या फिर रेप का ऑफेंस कर रहा है, इस तरीके के ऑफेंस अगर कर रहा है, जो भी आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे। ऑफेंस कैसा मतलब नॉन बेलेबल होंगे, और कैसे होंगे आपके कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल हो, कॉग्निजेबल हो, या फिर वो उद्घोषित अपराधी, वो पर्चे नहीं चस्पा कर देते हैं। ठीक है, फोटो लगाओ भाई ये व्यक्ति जो है उद्घोषित है, उसको पकड़ो, इतने रुपए का इनाम है। अब फोटो देख लिया उसने उसने कहीं जा रहा था, रास्ते में देखा ये तो वही व्यक्ति है उद्घोषित अपराधी, उसको तुरंत पकड़ लेगा। ठीक है, फिर वो मैंने देखा आप लोगों ने नाटकों में इस तरीके से होता है, ये हो गया। लेकिन यहाँ एक नई चीज जो, जैसे मैंने कहा टाइम लाइन बहुत महत्वपूर्ण याद रखेगा, अब तक उसमें नहीं थी हमारे सीआरपीसी में नहीं थी ये। अब यहाँ पर सीआरपीसी में कहता है कि बिना विलंब के वो मतलब पुलिस को उसको सौंप देगा, लेकिन यहाँ पर ना आप टाइम इंक्लूड कर दिया इनके लिए, कि अगर कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को इन तीनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन के होते हुए मानो पकड़ लेता है, तो बिना किसी विलंब के 6 घंटे के भीतर, इतने टाइम के अंदर, विद इन 6 आवर्स, 6 घंटे के भीतर जो है वो पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। 41 जो है वो मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी की बात करता है। यहाँ पर चाहे एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियल हो, और दूसरी बात है कि ऑफेंस कोई भी हो, ऑफेंस कोई भी हो, क्योंकि हमने पीछे देखा 35-40 में कॉग्निजेबल ऑफेंस था, लेकिन सेक्शन 41 जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कोई भी अपराध, तो यहाँ से मोस्टली बन जाता है कोई अपराध चाहे कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल। समझ गए आप लोग? उसके अलावा नीचे आते हैं हम, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। अब ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखा, क्योंकि आप लोग जानते हैं आप लोग को पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्री और मेंस दोनों के पर्पज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका सेक्शन। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, तो कैसे की जाती है भाई गिरफ्तारी? भाई अब ऐसे थोड़ी ना है कि आप किसी को गिरफ्तार करने के आपने उसको गए और सीधा पकड़ा और चल दिए, नहीं। पहले आप क्या कहेंगे, ओरली उससे कहेंगे कि भाई क्या पता वो लोग व्यक्ति सरेंडर ही कर दे, और अगर वो सरेंडर नहीं कर रहा है ओरली आपकी सूचना से, तभी आप उसको जो है पकड़ सकते हो। लेकिन महिला के लिए क्या बोला है कि महिला के लिए भी यही कि जब तक ऐसी परिस्थितियां विद्यमान नहीं हो, आपको लग रहा है कि भाई ये भी ऐसे सरेंडर नहीं करेगी, तभी उसको जो है पकड़ा जा सकता है, और वो भी किसके द्वारा? ठीक है, महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा इसको पकड़ा जाएगा, जब तक परिस्थितियां ना हो। सर्कमस्टेंसेस देखनी पड़ेंगी, ये बात याद रखिएगा। 43 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो कह रहा है महिला के बारे में। ठीक है, 2 कह रहा है, अब इसका जो सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है कि भाई अगर किसी जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है ना, मानो वो अगर बच रहा है गिरफ्तारी से, प्रतिरोध कर रहा है, तो जितनी जरूरी उतना बल का यूज कर सकता है व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति को भी तो पावर है ना 40 के अंदर, पुलिस अधिकारी या व्यक्ति जो उसको गिरफ्तार कर रहा है। उसके बाद अब इसमें नया क्या है, नया जुड़ा है ये 3 वाला, क्योंकि ये देखिए जो सबसेक्शन 3 है ना, ये इसके अंदर नया ऐड हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि अभी तक इसमें एक चीज नहीं थी, हमारे केसेस के द्वारा तो था, ठीक है, प्रेम संगल शुक्ल दिल्ली प्रशासन वाला जो हमारा मामला है, उस तरह के केसेस में ये तो कहा गया था कि अगर जो पुलिस है ना वो किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी लगाएगी, हैंडकैफ नहीं लगाएगी, अगर लगाएगी तो रीजन बताएगी, भाई क्या बताएगी? रीजन बताएगी। अब ऐसा कोई लीगल प्रोविजन नहीं था, स्टेट्यूटरी प्रोविजन नहीं था, बट यहाँ पर अब 43(3) में कर दिया है। अब ये कह रहे कि पुलिस अधिकारी क्या करेंगे जब वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, या तो गिरफ्तार कर रहे हैं या फिर न्यायालय में लेकर जा रहे हैं, तो अपराध की जो प्रकृति है और उसकी जो गंभीरता है उसको देखते हुए उसको गिरफ्तार करते समय या न्यायालय में ले जाते समय हथकड़ी लगा सकते हैं। और वो कंडीशन इन्होंने इसमें दी हुई है कि वो व्यक्ति कौन है भाई, या तो हैबिचुअल ऑफेंडर है,
या कस्टडी से निकलकर भाग गया है, या वो कोई संगठित अपराध करता है, आतंकवादी कार्य कर रहा है, ठीक है, हत्या का, रेप का, एसिड अटैक का, भारत के मतलब मानव दुर्व्यापार, सिक्के, करेंसी नोटों, इस तरह का अगर वो ऑफेंस कर रहा है ना, तो यहाँ पर पावर मिल गई पुलिस को कि वो गिरफ्तार कर सकती है, न्यायालय में ले जाते समय दोनों उसमें हथकड़ी लगा सकते हैं। अब तक क्या था, केस था प्रेमाशंकर शुक्ल बल दिल्ली प्रशासन का, ठीक है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट आता, क्वेश्चन तो इससे नहीं पूछा जाता मोस्टली, बट जरूरी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम जब पढ़ते हैं ना बीएनएस का 101, जिसमें आपके 5 अपवाद हैं, जो चौथा आपका एक्सेप्शन है, ठीक है, चौथा नहीं तीसरा जो एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है कि भाई पब्लिक सर्वेंट को जितनी पावर दी हुई है ना, वो उतनी यूज कर सकती है, उससे ज्यादा यूज नहीं करेगी। अब यहाँ पर हमने पीछे देखा कि भाई जितनी जरूरत हो उतना, वो अगर प्रतिरोध कर रहा है तो जितनी जरूरत हो उतना बल यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम क्या देख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मान लो जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसमें 10 साल तक की सजा, तो क्या पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती भाई, क्योंकि 40 जो सेक्शन 43 है उसका सबसेक्शन 4 अगर आप पढ़ेंगे तो वो पता है क्या कह रहा है, ये सबसेक्शन 4 है, ये कह रहा है कि अगर पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें या तो मृत्यु दंड की सजा है या आजीवन कारावास की है, और वो गिरफ्तारी से बच रहा है, भाग रहा है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकती है। अब इनके अलावा अगर कोई आरोपी व्यक्ति होगा जिसने इन दोनों के से अलग कोई ऐसा ऑफेंस किया होगा पनिशमेंट वाला, तो क्या नहीं कर सकती भाई यहाँ पर, अब वो उसकी डेथ कोज नहीं कर सकती, और अगर करेगा तो सेक्शन 101 बीएनएस सब सेक्शन 3 के अंतर्गत, मतलब एक्सेप्शन 3 के अंतर्गत वो कल्पेबल होमोसाइड आपराधिक मानव वध का दोषी माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ सब बी एंड डबल एस के सेक्शन 43 तक हो गया है। इसे नेक्स्ट कराएंगे कल, और ये भी बताएंगे कि आखिर इस चैप्टर तक अब तक अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। तो ये शुरुआत है यूपी जुडिशरी के लिए। अगर आप भी चाहते कि भाई इस तरह का वन लाइनर नोट्स हमें मिले, तो आज ही जुड़िए हमसे। और दूसरी बात आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं कि जिन भी बच्चों ने बिहार एपीओ दिया है और उनको लग रहा है कि भाई हमारा जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग बिना भाई डिले किए मेंस की प्रिपरेशन में लग जाए, क्योंकि सिलेबस मेंस का बहुत ज्यादा वाइड है। बैठकर इंतजार करने से कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती। तो अगर आप लोगों ने अभी भी स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र में बिहार एपीओ मेंस का बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत ही मिनिमम प्राइस में है और आपके जो है पॉकेट के अंदर है। आज ही ज्वाइन कीजिएगा और अपनी बिहार एपी मुख्य परीक्षा की तैयारी को सफल बनाइएगा।